नाजरीन, आज अरबों ने यहूदियों से दोस्ती कर ली है। आज का अरब जो है ये अपनी पिछली 100 साल की स्ट्रगल को ख़त्म करके यहूदियों के साथ दोस्ती कर रहा है और नए नए मुहादे कर रहा है। आज का अरब काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है। मेरे पास इस टाइम ख़बरों का एक अंबार है जिन सबको मैं बड़ी तफसील से डिस्कस करूँगा, लेकिन उससे पहले हमें जानने की ये ज़रूरत है कि आज ये जो सुलह हो रही है इसके पीछे लड़ाई की क्या वजह थी। इस लड़ाई की वजह को समझने के लिए हमें तारीख़ में जाना पड़ेगा। हमें समझना पड़ेगा जेरूसलम को, क्योंकि जेरूसलम ही वो जगह है, वो शहर है जिसके लिए पिछले 100 सालों से यहूदी और मुसलमान, दुनिया के दो बड़े मज़ाहिब, एक दूसरे के साथ हालत जंग में थे और कई जंगें भी लड़ चुके हैं। और आज जब अरबों ने तस्लीम करना शुरू कर दिया है इसराइल को, तो उस खित्ते का क्या होने वाला है। नाज़रीन, जेरूसलम एक बहुत ही तारीख़ी शहर है। ये शहर अपनी तारीख़ में बहुत ही पुराना है। ये दुनिया के 3 बड़े मज़ाहिब जिनमें क्रिश्चियनिटी, मुसलमान और यहूदी आते हैं, यानी कि जो इब्राहीमी दीन इब्राहीमी है, उन सब का ये मरकज़ है। और 3 बड़े मज़ाहिब के लिए ये इंतहाई अहमियत का हामिल है ये शहर। इन तीनों मज़ाहिब की अपनी अपनी तारीख़ है। इस शहर के हवाले से जेरूसलम बेसिकली जुडिया माउंटेन्स के अंदर रेड सी और मेडिटेरियन सी के दरमियान मौजूद है। ये शहर इतना पुराना है कि इस शहर को 2 बार मुकम्मल तबाह होकर दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट किया गया है। इसके अलावा इस शहर पे तकरीबन 23 बार मुहासरा हुआ है इस शहर का, और 44 बार इस शहर के ऊपर हमले हुए हैं। बेशतरों कई बार इस शहर की बैरूनी दीवारों की दोबारा रिपेयर हुई है। ये शहर अपनी तारीख़ में एक अनोखा मकाम रखता है और ये दुनिया के 3 बड़े मज़ाहिब का मरकज़ है। आखिर ऐसा क्यों है और क्या रीज़न है कि ये मुसलमानों के लिए ही इतना इम्पॉर्टेंट है जितना ये यहूदियों के लिए है और ईसाइयों के लिए है, इन तीनों को हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम मुसलमानों की बात करते हैं। मुसलमानों के लिए ये शहर इंतहाई अहमियत का हामिल है। उसकी वजह ये है कि जेरूसलम ही वो शहर है जो मुसलमानों का पहला किबला अव्वल था, और हिजरत के 17 माह तक टाइम पे बनने वाली मस्जिदों का जो रुख था वो भी किबला अव्वल की तरफ, यानी कि बैतुल मक़दस जेरूसलम की तरफ था। इसके अलावा ये वो जगह है जहाँ से हजूर ने मिराज का सफ़र तय किया। एक सवारी पर हजूर जो है वो मक्के मदीने से जो है ना वो आए जेरूसलम, और यहाँ से वो आपने जो है ना मिराज का सफ़र अपना शुरू किया, और जो स्पीड ऑफ लाइट के हिसाब से था। इसके अलावा ये वही जगह है और कहा यह जाता है कि अल-अक्सा जो मुसलमानों की सबसे होलीएस्ट प्लेसेस में से एक है, यानी कि मक्के और मदीने के बाद अगर किसी का मकाम है तो वो बैतुल मक़दस जेरूसलम का है। और इस मस्जिद अल-अक्सा को कहा यह जाता है कि हज़रत इब्राहीम ने इसकी पहली बार बुनियाद रखी। इसी तरह ये शहर ईसाइयों के लिए भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि हमने ये देखा ही है कि पिछली कई सदियों से, खैर पिछली 1 सदी में तो इस शहर के लिए काफ़ी ज़्यादा जंगें लड़ी जा चुकी हैं और ये शहर बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। अगर हम ईसाइयत की बात करें तो जेरूसलम ही वो शहर है जहाँ हज़रत ईसा ने अपना बचपन गुजारा है, अपनी तालीमात जो है ना वो पहुँचाई हैं लोगों तक, और इसी शहर में उन्होंने जुल्म सहे हैं, और आखिर जो उनकी क्रूसिफिक्शन थी, जो उनको लटकाया गया था, वो भी इसी शहर के अंदर ही हुआ है। और इसी शहर से हज़रत ईसा को आसमान की तरफ उठाया गया है। इसलिए ये शहर ईसाइयों के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है और ये उनके लिए बहुत ही मुक़द्दस जगह है। अगर हम यहूदियों की बात करें तो ये शहर यहूदियों की मज़हब का, यानी कि जो उनका मज़हब है जुडिज़म का, सबसे अहम शहर है। यही वो शहर है जहाँ पर किंगडम ऑफ सुलेमान और किंगडम ऑफ डेविड का जो उनका किंगडम था, उनका तख्त जो है वो इसी शहर के अंदर मौजूद था। यही वो शहर है जहाँ पर इनके 2 टेम्पल्स मौजूद हैं। अब इस शहर के मुतालिक मैं आपको एक बड़ा ही हैरानकुन वाक़या बताता हूँ, जो कि यहूदी किताबों के अंदर लिखा हुआ है। हिब्रू बाइबल जेनेसिस 22 के अंदर एक वाक़या है। ये वाक़या सुन के आप हैरान हो जाएंगे। ये वाक़या कुछ इस तरह से है कि हज़रत इब्राहीम को ये हुक्म मिला कि मोरियन माउंटेन्स, जो आजकल जुडिया माउंटेन्स कहलाती हैं, में जाएं और अपने बेटे इसहाक की कुर्बानी करें। हज़रत इब्राहीम अपने बेटे इसहाक को लेकर इस माउंटेन के ऊपर पहुँचे और वो उसके ऊपर छुरी चलाने ही वाले थे तो एक फ़रिश्ता एक दुम्बे को लेकर आ गया। ये वाक़या काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर होगा आपके लिए, यकीन की बात है, क्योंकि इसी तरह का एक वाक़या हज़रत इब्राहीम से
हज़रत इस्माइल के रिलेटेड मौजूद है मक्के के हवाले से, मक्का शरीफ के हवाले से, और यही वाक़या जो है ना वो यहूदी किताबों में हज़रत इसहाक को लेकर मौजूद है। इसके अलावा यही वो उनका शहर है जहाँ पर उनकी आखिरी जो है ना वो आरामगाह है, जहाँ से वो उनका ओरिजिनेट हुआ है, और ये यहूदियों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब इसकी वजह से, इन तीनों मज़ाहिब की वजह से पिछले 100 सालों से ये शहर जो है ये काफ़ी कीचड़तानी का मरकज़ रहा है, और ये ज़्यादातर यहूदियों के पास ही है पिछले 100 सालों से। ये शहर मुस्लिम खिलाफत के अरूज के बाद तकरीबन मुसलमानों के पास ही रहा है। इससे पहले ये शहर रोमन्स के पास था, जो कि बाद में ईसाई हो गए थे, और उसके बाद यहाँ पर क्रिश्चियंस का रूल रहा, और मुसलमानों ने ये शहर जो है ये रोमन एम्पायर से यानी कि क्रिश्चियन से ही लिया था। हज़रत उमर पर्सनली इस शहर की चाबियां लेने जेरूसलम या बैतुल मक़दस गए, मस्जिद अल अक्सा की बुनियाद रखी और मस्जिद का जो ढांचा था उसको कोई वाज़े शक्ल दी। इसके अलावा ये शहर ज़्यादातर मुसलमानों के पास ही रहा है हज़रत उमर के बाद। एक वक्त में जब क्रूसेडर्स आए उन्होंने ये शहर मुसलमानों से लिया, लेकिन फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ये शहर वापस मुसलमानों को दे दिया। ये शहर आखिरी बार मुसलमानों के पास रहा है ऑटोमन अम्पायर के दौर में। अब ये ऑटोमन अम्पायर जो थी जंग अज़ीम के इख्तिताम पर टूट गई। जब ये ऑटोमन अम्पायर टूटी तो ये शहर ब्रिटिश मैंडेट ऑफ पैलेस्टाइन कहलाया, और इस मुल्क फ़लस्तीन में जिसके अंदर ये जेरूसलम मौजूद है कि मुस्लिम आबादी सबसे ज़्यादा थी। उन दिनों ज़ायनिज़म पीक पे था, और ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर एक गेम खेली, और उसका जो खामियाजा है वो आज भी मुसलमान भुगत रहे हैं। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने ज़ायनिज़म को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। ज़ायनिज़म क्या थी? ज़ायनिज़म बेसिकली वो तहरीक थी जो कि ये कहती थी कि यहूदियों की अपनी एक स्टेट होनी चाहिए। अब ब्रिटिशर्स ने यहूदियों से ये वादा किया कि इधर ही फ़लस्तीन के अंदर ही हम जो है ना वो इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ इसराइल बनाएंगे, जिसके बाद से अरबों के दरमियान और यहूदियों के दरमियान क्लैश होना शुरू हो गए। उसकी ये रीज़न थी कि पूरी दुनिया से यहूदी जो थे वो उड़कर जो है ना वो आने लगे इसराइल के अंदर, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने उनसे ये वादा किया था कि इस शहर में, इस मुल्क में हम आपको आपका एक अलहदा मुल्क बना के देंगे। जिसके बाद पूरी दुनिया से जब यहूदी वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर क्लैशेस शुरू हो गए अरब्स के दरमियान और यहूदियों के दरमियान। ब्रिटिशर्स ने ये देखा कि उनका कोई चारा या बस नहीं चल रहा इस सिचुएशन को कंट्रोल करने में, तो ब्रिटिशर्स वहाँ से भाग निकले, और ये शहर और ये सारा फ़लस्तीन जो है ना ये चला गया यूनाइटेड नेशंस के बाद। अब यूनाइटेड नेशंस ने क्या किया? यूनाइटेड नेशंस ने ये फ़ैसला किया कि 55% इसराइल और 45% पैलेस्टाइन, ये दो मुल्क उन्होंने ब्रिटिश मैंडेट ऑफ पैलेस्टाइन के, जो पहले फ़लस्तीन का मुल्क था जो कि ऑटोमन एम्पायर का एक प्रोविंस था, उसको इन्होंने दो मुल्कों में तकसीम कर दिया। अब इस तकसीम को अरबों ने बिल्कुल भी पसंद नहीं किया, और यहाँ पे शुरू हुई पहली अरब इसराइल वॉर। 1948 से 1949 तक ये वॉर चली। इस वॉर के अंदर इसराइल ने वाज़े फतह हासिल की। अब हुआ क्या? अब हुआ यूं कि फ़लस्तीन के इलाकों को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। वेस्ट बैंक जो है वो चला गया आपके जॉर्डन के पास, इजिप्ट ने गज़ा के ऊपर काबू कर लिया, और फ़लस्तीन के 78% रकबे के ऊपर इसराइल का कंट्रोल था। अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हुआ ये कि तकरीबन 7 लाख फ़लस्तीनी रेफ्यूजीज़ बन गए। वो दरबदर हो गए, उनको अपने घर बार छोड़ना पड़े, क्योंकि इन इलाकों के ऊपर दूसरे मुल्कों का कब्ज़ा हो गया था। और यही वो वाहिद पहला स्टेप था जब फ़लस्तीनी मुसलमानों के पास अब कोई मुल्क नहीं रहा था, वो मुल्क से दरबदर हो चुके थे। जिसके बाद एक स्ट्रगल चली। स्ट्रगल ने जन्म दिया 6 डे वॉर को। ये 6 डे वॉर 1967 में हुई। इस वॉर के अंदर इसराइल ने वाज़े फतह हासिल की, और इस सारी टेरिटरी को, ये जो आप देख रहे हैं, इस सारी टेरिटरी जो है ना वो इसराइल के कंट्रोल में आ गई, और बाकी मुल्क इस टेरिटरी से बाहर हो गए। जब ये इसराइल के कंट्रोल के अंदर इतना बड़ा एरिया आया तो इसराइल ने क्या किया, इन्होंने यहूदी आबादियाँ बनाना शुरू कर दी गज़ा के अंदर और वेस्ट बैंक के अंदर। इन आबादकारियों को इंटरनेशनली इलीगल करार दिया गया, क्योंकि ये जो एरिया था ये फ़लस्तीनियों का था, मुस्लिम्स का था, अरब मुस्लिम्स का था, और यहूदियों ने यहाँ पर अपनी आबादकारियाँ गन के ज़ोर के ऊपर, यानी कि पावर मिलिट्री के ज़ोर के ऊपर कराना शुरू कर दी थी। अब इस सिचुएशन ने जन्म दिया PLO को, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मकसद ये था कि फ़लस्तीन को आज़ाद कराया जाए। और इसने बुनियाद रखी फर्स्ट इन्फिदा की। इन्फिदा से मुराद ये होता है अपराइजिंग, यानी कि अगर मैं इसराइली पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ तो बगावत। यासिर अराफात को तो आपने नाम सुना ही होगा, PLO के बड़े ही मशहूर लीडर रह चुके हैं यासिर अराफात। PLO का मकसद ये था कि किसी भी तरीके से जो है ना वो आज़ाद कराया जाए फ़लस्तीन को, चाहे वो जंग के ज़ोर पर हो, हथियारों के ज़ोर पर हो, या फिर मुआहदे के ज़रिए या बातचीत के ज़रिए हो।
जिसका नतीजा ये निकला कि 1994 के अंदर एक एग्रीमेंट साइन हुआ जिसको ओस्लो अकॉर्ड्स का नाम दिया जाता है। अब इस एग्रीमेंट के अंदर ये तय पाया कि वेस्ट बैंक को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा। एक हिस्सा जो होगा वो इसराइलीज़ कंट्रोल करेंगे उस सारे एरिए को, जो दूसरा हिस्सा होगा उस पर पैलेस्टीनियंस का कंट्रोल होगा, और तीसरे हिस्से के ऊपर इन दोनों का यानी कि 50-50% इन दोनों का इन्फ्लुएंस या कंट्रोल होगा। अब इस तकसीम में भी इशू ये था कि जो एरिया इसराइल के पास मौजूद था वही एरिया ज़्यादातर एग्रीकल्चरल लैंड होल्ड करता था और पानी के रिसोर्सेज भी उधर ही थे, जिसकी वजह से वेस्ट बैंक में रहने वाले मुसलमानों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हुई। अब यहाँ पर तकसीम शुरू हो गई फ़लस्तीनियों के अपने दरमियान, एक हमस बन गया और एक PLO बन गया। अब PLO की जो हुकूमत थी वो वेस्ट बैंक के अंदर थी और हमस गज़ा के अंदर कंट्रोल करता था। अब गज़ा को इन्होंने टोटल बैरिकेड कर दिया है। इस टाइम सिचुएशन ये है कि वहाँ से किसी भी किस्म की जो आमदरफ्त है या रसद है ना वो अंदर जा सकती है, बाहर आ सकती है, बमबारी की जाती है इसराइलीज़ की जानिब से गज़ा के अंदर। और जो वेस्ट बैंक है उसके ऊपर जो है ना वो बंदूक की ज़ोर के ऊपर सेटलमेंट्स बना रहा है इसराइल, और सारे एरिए को इसराइल क्लेम कर रहा है। अब अरब ने क्या किया है? अरब ने ये किया है कि सारी स्ट्रगल को, जो फ़लस्तीनी मुसलमानों की स्ट्रगल है, जो मुसलमानों का पहला किबला अव्वल है, उसको इन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया है। अब किस चीज़ के लिए उन्होंने सेक्रीफाइस किया है और आखिर क्यों अरब जो है ना सुलह कर रहा है? अब इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें एक पूरा एनालिसिस करना होगा, और इस एनालिसिस की हम शुरुआत करेंगे इसराइल UAE रिलेशन से, क्योंकि यही वो स्टेप है जिसने जो है ना एक मुहिम चला दी है अरब के अंदर नॉर्मलाइज हालात की, और कई दूसरे ममालिक भी जो है ना अब अपने हालात जो है ना वो इसराइल के साथ नॉर्मल कर रहे हैं। हुआ यूँ कि UAE के दरमियान और इसराइल के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ। इस एग्रीमेंट को अब्राहम अकॉर्ड कहा जाता है, और इस टाइम तो न्यूज़ ये भी है कि ये दोनों मुल्क जो हैं ये वीज़ा फ्री ट्रैवल के लिए एक एग्रीमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसके बाद जो इसराइल की जो सिटीजन्स हैं वो वीज़ा फ्री UAE ट्रैवल कर सकेंगे। बेसिकली UAE ऐसा क्यों कर रहा है? UAE सेकुलरिज्म की तरफ जा रहा है, UAE का विजन चेंज हो चुका है। UAE अब ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता, इसलिए UAE अपने वाहिद दुश्मन इस रीजन के अंदर जो उसका इसराइल है उसको दोस्त बनाकर अपनी मुश्किलात में आसानी पैदा करना चाहता है, क्योंकि अब इन लोगों को ये डर पड़ चुका है कि इनका तेल जो है वो मार्केट में नहीं बिकेगा, क्योंकि दूसरी जानिब ईरान बैठा हुआ है। ये सारी सिचुएशन को जो डील कर रहा है, ये जो इसका जो फैक्टर है, जो फोर्सिंग फैक्टर है जिसने इन मुज़ाकरात को अमली जामा पहनाया है वो ईरान है, क्योंकि ईरान इनका जो है ना दुश्मन मुल्क है और ये ईरान से लड़ नहीं सकते, क्योंकि अरब जो है ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था। मिलिट्री पावर के लिहाज से अरब दुनिया के पिछड़े तरीन खित्तों में आने लग गया है। इनके पास पैसा तो है, इनके पास तेल तो है, लेकिन इनके पास मिलिट्री के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं। जबकि दूसरी जानिब ईरान है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग मिलिट्री रेजीम है, जिसकी वजह से इनका खिंचाव जो है ना इसराइल की तरफ बढ़ गया है, और इन्होंने वो स्ट्रगल को, जो फ़लस्तीनियों की स्ट्रगल थी, जो उनका पूरा एक सीन था, पूरा एक सिनेरियो था, उसको उन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया है। और अब ये अपने मुल्क के टूरिज़म को बूस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि इनको डर है कि इनका तेल बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा या मार्केट के अंदर उस हिसाब से नहीं बिकेगा। UAE के हवाले से पाकिस्तान को लेकर कई ख़बरें इस टाइम जो है ना बाज़गश्त चल रही हैं। पिछले दिनों ही UAE ने बैन कर दिया था पाकिस्तान को वीज़ा देना, पाकिस्तान के जो है ना ट्रैवल उन्होंने टोटली बंद कर दिया है। इसके अलावा उन्होंने कई दूसरे ममालिक को, जिसके अंदर तुर्की भी शामिल है, कि ट्रैवल को बैन कर दिया है, जिसकी रीज़न उन्होंने कोविड बताई है। लेकिन इसके अलावा स्टेट बैंक की स्टेटमेंट ये भी है, डॉन न्यूज़ की ये ख़बर मैं आपके सामने रख रहा हूँ, कि हो ये सकता है कि गल्फ़ के अंदर मौजूद पाकिस्तानियों को पाकिस्तान वापस भेज दिया जाए कोरोना की बढ़ती हुई सूरत हाल की वजह से, या वो लोग अब चाहते हैं कि उनके जो लोकल्स हैं उनको नौकरियां दी जाएं, ना कि फॉरेनर्स को या पाकिस्तानीज़ को जो वहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं। इसलिए इस टाइम पाकिस्तान और UAE अपनी तारीख के रिकॉर्ड लो रिलेशंस के ऊपर मौजूद हैं। जो दूसरी न्यूज़ है वो बहरीन के हवाले से है। अब बहरीन क्योंकि UAE का एलाई था, और UAE के स्टेप्स को फॉलो करते ही बहरीन ने भी अपने जो है ना टाइज नॉर्मलाइज कर लिए हैं इसराइल के साथ, और ये तीसरा मुल्क बन चुका है जिसने इसराइल को तस्लीम किया है मुस्लिम कंट्री में से, और ये एक बड़े लंबे अरसे के बाद हो रहा है। इसकी भी जो मेन फैक्टर्स हैं वो यही हैं कि जो ईरान का जो थ्रेट इनको मौजूद है, और इसके अलावा UAE इनका बड़ा ही स्ट्रॉन्ग एलाई है, जिसकी वजह से इन्होंने ये सारे हालात बनाए हैं। अब तो सिचुएशन ये है कि पिछले दिनों जो है ना वो बहरीन के फॉरेन मिनिस्टर ट्रैवल करके गए थे इसराइल, और इसराइल के प्राइम मिनिस्टर की अभी स्टेटमेंट आई है कि वो बहुत जल्द बहरीन का दौरा करने वाले हैं। इस हवाले से जो अगला बड़ा मुल्क है जिसने तस्लीम किया है, मुस्लिम कंट्री ने जिसने इसराइल को तस्लीम कर लिया है और अपने
हालात नॉर्मलाइज़ कर रहा है वो मुल्क है सूडान। अब सूडान और इसराइल के दरमियान हालात काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल हो चुके हैं और ख़बरें तो ये भी आ रही हैं कि एक डेलीगेशन आने वाला है इसराइल से सूडान के अंदर, जो काफ़ी सारी चीज़ों को डिस्कस करेगा और सूडान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है इस एग्रीमेंट से। तो बेसिकली इन मुल्कों ने क्या किया है कि इन्होंने अपने ज़ाती मफादात को एक कॉज के लिए इन्होंने जो है ना इस कॉज को सेक्रीफाइस कर दिया है और अपने ज़ाती मफादात को प्रमोट किया है। इन्होंने अपना पहला किबला अव्वल को जो है ना वो सेक्रीफाइस कर दिया है इन अपने ज़ाती मफादात के लिए। अब सूडान को जो पैकेज इसराइल देने वाला है उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें शामिल हैं। उसके अंदर एग्रीकल्चर शामिल है, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट शामिल हैं और उसके अंदर मिलिट्री एम्पावरमेंट भी शामिल है और मिलिट्री के इस लिहाज से ये काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं सूडान को। अब उसकी क्या रीज़न है, आखिर इस सारी गेम में सूडान क्या कर रहा है, फिर इनको सूडान की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों ये सूडान के ऊपर इतने मेहरबान हो गए हैं। बेसिकली इजिप्ट जो है वो भी जो है ना एलाई है इसराइल का, और इजिप्ट और सूडान मिलकर एक अलायंस बना रहे हैं ताकि तुर्की को रेड सी के अंदर काउंटर किया जा सके, क्योंकि पिछले ही दिनों का एग्रीमेंट साइन हुआ है तुर्की की एक कंपनी के दरमियान और मगदिशो पोर्ट के लिए सोमालिया के दरमियान। तो सोमालिया के अंदर जो इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है तुर्की का, उस इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए इन्होंने सूडान को इस गेम के अंदर शामिल कर लिया है। ये बेसिकली एलाइज जो हैं ये बन रहे हैं किसको काउंटर करने के लिए, ये ईरान को काउंटर करने के लिए और तुर्की को काउंटर करने के लिए। इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा पिसा हुआ है, क्योंकि अब पाकिस्तान को एक साइड चूज़ करना होगी और पाकिस्तान कहाँ खड़ा है इस सारी सिचुएशन में, ये फ़ॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की पाकिस्तान को वाज़े करना होगी। अब जो सबसे अहम खबर है वो सऊदी अरेबिया के हवाले से है। सऊदी अरेबिया को मुस्लिम दुनिया का मरकज़ समझा जाता है मक्का और मदीना यानी कि हिजाज़ की वजह से, क्योंकि ये हरमैन शरीफ़ैन के जो है ना ये मुहाफ़िज़ हैं, इसलिए सऊदी अरेबिया की तरफ पूरी मुस्लिम दुनिया की नज़रें होती हैं। अब ख़बर ये है कि सऊदी अरेबिया के जो क्राउन प्रिंस हैं उनकी मुलाकात हुई नियॉन सिटी के अंदर, जो कि इनका फ्यूचर प्लान सिटी है, किसके साथ, इसराइल के वज़ीर आज़म के साथ, जो कि खुफिया मुलाकात के ऊपर आए थे। अभी ये खबर लीक कैसे हुई कि अगर ये मुलाकात खुफिया थी, ये खबर बेसिकली इसराइल से लीक हुई। इस खबर का सबसे पहला सोर्स बना इसराइल के एक मिनिस्टर हैं, हेल्थ मिनिस्टर हैं या एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये खबर लीक की और उन्होंने कहा कि इसराइल के वज़ीर आज़म ने ट्रैवल किया है जो है ना वो, उन्होंने जाकर उस सिटी के ऊपर जो कि पोर्ट सिटी है उस सिटी के ऊपर MBS के साथ सीक्रेट मुलाकात की है। और इस खबर को जो है ना इसराइल के 2 रेडियोज़ ने भी कंफर्म किया है। और जब रिकॉर्ड्स को चेक किया गया तो रिपोर्ट ये है कि इस सफ़र के लिए उसी जेट का इस्तेमाल किया गया है, उसी त्यारे का इस्तेमाल किया गया है जो कि नेतन्याहू जो हैं, जो कि इसराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, जब वो रशिया के पुतिन के साथ जो है ना वो मुलाकातों के लिए रशिया जाया करते थे तो वो उसी प्राइवेट जेट का इस्तेमाल करते थे। इस मुलाकात के अंदर मोसाद के चीफ भी मौजूद थे और इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो भी इनके हमरा थे। ये ज़ाहिर सी बात है इन्होंने काफ़ी डिफेंस के हवाले से और मिलिट्री के हवाले से कोई ना कोई ख़ास चीज़ डिस्कस की है, क्योंकि अभी रिसेंटली न्यूज़ ये भी आई है कि सऊदी अरामको के ऊपर हूदी बागीज़ ने हमला किया है और एक ऑयल टैंकर के ऊपर उन्होंने अटैक किया है। इस खबर की रिपोर्ट के हिसाब से कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन ये सऊदीया को एक बहुत बड़ा थ्रेट है और ईरान जो है ये फिर से एक फोर्स बन चुका है। खैर ये एक्सपेक्टेड ही था कि सऊदी अरेबिया जो है ना वो इसराइल को एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि UAE और सऊदी अरेबिया ये एक ही ग्रुप का और ये दोनों मुल्क एलाइज़ हैं। लेकिन ईरान जो है ये इसमें बहुत बड़ा फैक्टर बन के सामने आया है, जिसने सऊदी अरेबिया को मज़ीद जो है ना वो पुश कर दिया है इसराइल की तरफ और मुस्लिम वर्ल्ड ऑर्डर में काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियाँ आने वाली हैं। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान की। अब इस बदलती सूरत हाल में पाकिस्तान फंस चुका है। पाकिस्तान किस तरह से फंसा है? पाकिस्तान के बड़े ही मजबूत ताल्लुकात थे इन अरब ममालिक के साथ, ये पाकिस्तान को फंडिंग भी करते थे, हमारी लेबर भी इन मुल्कों के अंदर जाती थी। लेकिन सऊदी अरब के साथ पर्टिकुलरली पिछले कुछ अरसे से हमारे हालात जो है ना ताल्लुकात वो इतने कुछ खातिर खा नहीं रहे। पिछले दिनों भी ये खबर बाज़गश्त कर रही थी कि सऊदीया के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं और उन्होंने जो हमें जो पैसे दिए थे टैफर्ड वैल्यू के ऊपर तेल की जो मद में हमें जो है ना वो $3 बिलियन दिए थे, उसकी भी हमने उनको अदायगी करना थी। उस हवाले से भी काफ़ी टेंस सिचुएशन थी इन दोनों मुल्कों के दरमियान, जिसको पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने टोटली डिनाई किया है और ये कहा है कि हमारे हालात बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के बड़े बड़े मीडिया ग्रुप्स जो हैं, बड़े बड़े मीडिया एंकर्स जो हैं, वो पाकिस्तान को ये अर्ज कर रहे हैं कि बाकी मुस्लिम दुनिया की तरह आप भी अपनी पॉलिसी को रीफोकस करें, रीअरेंज करें इसराइल के हवाले से और इसमें तब्दीलियाँ करें और वक्त की ज़रूरत को
देख कर चलें। और ख़बरें तो ये भी घूम रही हैं कि पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ किया जा रहा है, और अब ये मीडिया ग्रुप्स भी बोलने लग गए हैं कि कहीं क्या इन प्रेशर ग्रुप्स का पैसा तो नहीं आ रहा है इन मीडिया ग्रुप्स के पास, और क्यों एक फ़िज़ा चल उठी है नॉर्मलाइजिंग इसराइल के नाम से। यार एक इंटरव्यू के दरमियान जब पाकिस्तान के एक बहुत बड़े एंकर ने इमरान खान से ये सवाल किया कि क्या आपको प्रेशराइज़ किया जा रहा है, तो इमरान खान ने अपना जवाब टाल मटोल कर दिया। और इमरान खान ने ये भी कहा कि इन मुल्कों के साथ हमारे बड़े ही गहरे और उम्दा ताल्लुकात हैं, जिसकी वजह से हम इस तरह की कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते। ये वाज़ेह है कि ये जो है ना अरब ममालिक की बात कर रहे थे। यार ये था मेरा डिटेल्ड एनालिसिस। इस हवाले से मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपने फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए